नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीएस न्यूज चैनल। वक्त तो चला है दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। भ्रष्टाचारियों को सीएम योगी की खुली चेतावनी, जब्त करेंगे 7 पीढ़ी की कमाई। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा उत्तराखंड। मध्य प्रदेश में कई टन यूरिया हुई गायब, सीएम ने बुलाई आपात बैठक, जाने पूरा मामला। राष्ट्रपति बोले 2025 तक भारत से टीबी उन्मूलन के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत। बिजली कंपनियों की गलती को 1 नहीं 25 दिन भुगत रहे उपभोक्ता। बिहार नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी, जाने की शहर में कब होगा चुनाव। जी हाँ, एक एक करके पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों। अगर आपको भी लगता है देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए। हैदराबाद में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की रैली के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसे देखकर मंच पर मौजूद हर शख्स हैरान था। हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी के कार्यकर्ता को संबोधित करने के लिए मंच पर मौजूद थे कि वहां अचानक से एक शख्स पीछे से आया। उसने असम के सीएम से बदसलूकी की कोशिश की कि गल से खड़े बीजेपी नेता के सामने से उस शख्स ने माइक को छीनकर हेमंत बिस्वा शर्मा के सामने कर दिया। अचानक से मंच पर पहुंचा ये शख्स यही नहीं रुका, बल्कि उसने हेमंत बिस्वा शर्मा से भिड़ने की कोशिश भी की। हालांकि वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने शख्स को पकड़ लिया और मंच से नीचे लिए गए और हेमंत बिस्वा शर्मा इस अचानक से हुई घटना पर हैरान दिखे। आने वाले दिनों में गेहूं के बाद देश में चावल के उत्पादन में भी बड़ी गिरावट आ सकती है, जिसके चलते मौजूदा खरीफ सीजन में चावल के उत्पादन में 10 से 12 मिलियन टन की कमी आ सकती है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर 20% एक्सपोर्ट टैक्स लगा दिया है, तो टूटे चावल के एक्सपोर्ट पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। और आपको बता दें कि खास सचिव सुधांशु पांडे ने कहा है कि 4 राज्यों में सूखे की समस्या के साथ दूसरे फसलों की तरफ किसानों के रुझान के चलते खरीफ सीजन में 10 से 12 मिलियन उत्पादन कम रह सकता है। नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल ने शुक्रवार से दिल्ली से जयपुर हाईवे के लिए दूसरे और अंतिम चरण के ट्रायल रन की शुरुआत कर दी है। इसकी शुरुआत इंडिया गेट से की गई। इसमें 278 किलोमीटर हाईवे पर इलेक्ट्रिक बस और कार को 1 महीने के लिए वहां लोग लगे चार्जर और तकनीक के साथ ट्रायल किया जाएगा। इस ट्रायल रन का उद्देश्य 270 किलोमीटर लंबे दिल्ली जयपुर हाईवे के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल की बुनियादी ढांचे की आर्थिक व्यवहार्यता को समझना है। एनएचईवी के द्वारा इस ट्रैक ट्रायल रन का पहला चरण पिछले साल यमुना एक्सप्रेसवे पर दिल्ली आगरा के बीच हाईवे पर आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य में 508 हेक्टेयर क्षेत्र में लद्दाख में भारतीय वायुसेना के अड्डे को अपग्रेड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा बोर्ड ने चांगथांग और कारकोरम वन्यजीव अभयारण्य में 9 और रणनीतिक परियोजनाओं को भी मंजूरी दी, क्योंकि भारत एलएसी के पास रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना चाहता है। वायुसेना ने पहली बार चीन के साथ सीमा गतिरोध के महीने बाद भी 12 दिसंबर 2020 को स्टेट फॉर वाइल्ड लाइफ को एयरबेस का अपग्रेड करने का प्रस्ताव पेश किया था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बीते 5 सालों में जैसे माफिया राज का खात्मा कर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाया गया, उसी तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम शुरू होगी। भ्रष्टाचारियों को कोई भी हो, जीरो टॉलरेंस के साथ उसकी 7 पीढ़ियों की इकट्ठा की गई संपत्ति का अधिग्रहण किया जाएगा और उसका उपयोग गरीबों के हित में होगा। और सीएम योगी शुक्रवार को वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जनता से मुखातिब थे। जौनपुर जिले के लिए 258 करोड़ की 116 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करते हुए उन्होंने पिछली सरकार की भ्रष्टाचार पोषी नीतियों का राजकोष भी किया है। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार 2017 के पहले की सरकार के जीन में शामिल था। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ गया। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता हेतु सुझाव के लिए गठित विशेषज्ञ और समिति के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इसके लिए अब एक पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसमें जनता भी अपने सुझाव दे सकती है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि उन्होंने प्रदेश की जनता से वादा किया था कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। पहली कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट के लिए समिति की गठन को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विशेषज्ञ समिति बुजुर्गों के साथ आम जन से सुझाव प्राप्त कर प्रदेश की जनता के लिए हितकारी समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करेगी। यह दूसरे प्रदेशों के लिए भी अनुकरणीय होगा। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए मिलने वाले यूरिया में गड़बड़ी का बड़ा मामला उजागर हुआ। यह मामला जबलपुर जिले से सामने आया है। दरअसल जबलपुर समेत मंडला, डिंडोरी, दामोह और सिवनी के लिए यूरिया के रेक में से अधिकतर यूरिया
4 जिले की सहकारी समिति तक पहुंच ही नहीं पाई। सूत्रों के मुताबिक अधिकतर कई टन यूरिया गायब है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में नजर आए। सुबह 7 बजे भोपाल से शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर संभाग को आवंटित यूरिया के संबंध में आला अधिकारियों के साथ बैठक ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के डिजिटल तरीके से शुरुआत करते हुए लोगों से 2025 तक देश से टीबी के उन्मूलन के लिए सामूहिक रूप से युद्ध स्तर पर काम करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने नई अक्षय 2.0 पोर्टल का माध्यम से टीबी रोगियों को सामुदायिक सहायता प्रदान करने की सरकार के पहल की सराहना की, जिसके तहत टीबी रोगियों को किसी व्यक्ति, निर्वाचित प्रतिनिधि या संस्थान द्वारा देखभाल के लिए अपनाया जा सकता है। उन्होंने सभी से अभियान के जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा है कि जब लोगों के हित में कोई कल्याणकारी योजना बनाई जाती है तो उसके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। बिजली बिलों में गड़बड़ी करने वाली बिजली वितरण कंपनियां अब उनमें सुधार कराने के लिए उपभोक्ताओं से चक्कर लगवा रही है। पूर्व में जब भी उपभोक्ता बिलों में गड़बड़ी का दावा करते थे और सुधार की मांग करते तो नजदीक के जोन कार्यालय में जाने पर आधे से 1 घंटे के भीतर सुधार कर दिया जाता था। कुछ बिलों में छानबीन की जरूरत पड़ती थी, तब भी 1 दिन से अधिक का समय नहीं लगता था। उस समय ये अधिकतर जोन पर तैनात सहायक, और यहाँ पे आपको बता दें कि अभी अधिकारी अधीक्षक यंत्री को दे दिए गए हैं। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से शुक्रवार को बिहार राज्य नगर पालिका आम निर्वाचन चुनाव 2022 की अधिसूचना जारी कर दी गई। निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर इसके बारे में पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि वैसे तो यह चुनाव 3 दिन चरणों में होगा, लेकिन फिलहाल 2 चरण के नगर पालिका चुनाव की तारीख की घोषणा की गई है। पहले चरण का चुनाव 10 अक्टूबर को होगा, जिसकी गिनती 12 अक्टूबर को की जाएगी। वहीं दूसरे चरण का मतदान 20 अक्टूबर को होगा, जिसकी गिनती 22 अक्टूबर को होगी। बता दें कि पूर्व माओवादी विचारक और क्रांतिकारी बल्लादिर गदर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। वो तेलंगाना में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन थामेंगे। बताया जा रहा है कि जब कांग्रेस विधायक दल के नेता भट्टी विक्रमार्क ने उनसे पार्टी में शामिल होने और राजनयिक में सक्रिय भूमिका निभाने का अनुरोध किया तो उन्होंने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। सीएलपी नेता ने गदर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का भी अनुरोध किया है। इस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि तेलंगाना में प्रवेश करने के बाद वे यात्रा में भी शामिल होंगे। गदर ने बुधवार को विक्रामक से मुलाकात की और पार्टी से नए संसद भवन का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की भी मांग उठाने का अनुरोध किया है। गदर ने कहा है कि वो संसदीय लोकतंत्र प्रणाली में शामिल होने और चुनाव लड़ने के कांग्रेस नेता के अनुरोध पर विचार भी कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर मई में गदर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल भी तेज हो गई थी। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने शाह से विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ लंबित मामलों को रद्द करने का भी अनुरोध किया था। देवघर एयरपोर्ट पर भी फ्लाइंग लैंडिंग नहीं करने व रद्द होने की समस्या जल्दी खत्म होने वाली है। देवघर एयरपोर्ट के रनवे पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देवघर एयरपोर्ट में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम बनाने के लिए रनवे का सर्वे पूरा कर लिया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन व DGCA को प्रस्ताव भी भेज दिया है। DGCA से प्रतिक्रिया तेजी से रूप से की जा रही है। 15 दिनों के अंदर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लगाने का कार्य चालू होने की संभावना भी है। कांग्रेस आगामी चुनाव को लेकर अभी से तैयारी कर रही है। जहां पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक और 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे, वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अगले साल यानी कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं। इस क्रम में छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के कल्याण एवं विकास के लिए अलग अलग विभागों के गठन का फैसला किया है, जिसे आगामी चुनाव से जोड़ा जा रहा है। उपरोक्त फैसले के संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में फैसले किए गए। राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के कल्याण और विकास के लिए अलग अलग विभाग का गठन का फैसला किया गया है। टाटा स्टील में शुक्रवार को बोनस की घोषणा हो सकती है। गुरुवार को प्रबंधन और यूनियन के बीच हुई वार्ता में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई, लेकिन 20% बोनस समेत कुछ अन्य मांगों पर जिस अब भी कायम है। उम्मीद जताई जा रही कि शुक्रवार को सहमति के बाद समझौता हो जाएगा। टाटा स्टील में प्रॉफिट शेयरिंग फॉर्मूला पर आधारित बोनस की परंपरा है। वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के मुकाबले 21 से 22 में कंपनी को 3 गुना मुनाफा हुआ है। ऐसे में कर्मचारी बेहतर बोनस की उम्मीद कर रहे हैं। देश के कई राज्य में मौसम में आए बदलाव से लोग परेशान। इस बदलाव के कारण किसी राज्य में बाढ़ तो किसी राज्य में सूखे की स्थिति बनी हुई है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD ने महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
आईएमडी के मुताबिक शुक्रवार से रविवार के बीच महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र और मध्य भाग में तेजी से बारिश हो सकती है। आईएमडी के मुताबिक रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जैसे तटीय जिलों के अलग अलग इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। मौसम विभाग के अधिकारी ने जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र में शुक्रवार को हल्की बारिश होगी। वहीं पुणे और सतारा जैसे जिलों में हफ्ते के अंत में तेज बारिश की उम्मीद जताई गई है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उनके खिलाफ नाराजगी का जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर वह दूसरों को इस बात का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं कि कौन भाजपा के साथ है और कौन उसके खिलाफ, तो यह हास्यास्पद है। इतना ही नहीं, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने अपने पुराने नेता को बुजुर्ग भी करार दिया है। पीके ने कहा है कि वह एक बुजुर्ग राजनेता है। उन्होंने जो भी कहा है उसका मैंने पूरा वीडियो नहीं देखा, लेकिन मैंने कुछ हिस्सा देखा है। वह अब बूढ़े हो गए, अगर उन्हें कुछ बोलना है तो उन्हें बोलने दे। उनके बयान पर टिप्पणी करना बेईमानी है। अगर वो बिहार के विकास से जुड़ी कुछ बातें करते हैं तो उस पर चर्चा करना भी ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार 75 साल की उम्र पार कर चुके बुजुर्गों को हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन कराएगी। सरकार बुजुर्गों को हवाई यात्रा से तिरुपति, बालाजी, रामेश्वरम, अयोध्या भेजेगी। इसको लेकर सरकार ने तैयारी भी कर ली है। जल्द इस पर क्रियान्वयन शुरू किया जाएगा। मध्य प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा है कि 75 वर्ष की उम्र पार कर चुके लोगों को प्रदेश सरकार हवाई यात्रा से तिरुपति, बालाजी, रामेश्वर, अयोध्या भेजेगी। इसकी पूरी रूपरेखा बन चुकी है। अगले साल 1 जनवरी से बुजुर्गों को धार्मिक स्थान पर भेजा जाएगा। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।